बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर हसन ज़ैदी आपका इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। आज चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर एस.एम. रज़ा साहब, जो एक करियर काउंसलर भी है। तो आए आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और डिस्कस करते हैं NTA एग्ज़ाम के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और जैसा आपको बताया गया है कि NTA के ज़रिए जितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसके बारे में डिटेल आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे। जी सर, कामयाबी के रास्ते में आज हम एक और रास्ते के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट सर, बिफोर डिस्कसिंग दैट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा रोशनी डालें एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है। जनरली जो स्कूल का एग्ज़ाम होता है, जी उस स्कूल के एग्ज़ाम को अगर आप फेस करते हैं, सपोज़ क्लास 8 में आप हैं, तो एक चीज़ हो सकती है कि आपकी परसेंटेज कम है, डिवीज़न आपका ऊपर नीचे हो, लेकिन क्लास आपकी प्रमोट हो जाती है। जी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन वहीं होता है जहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं जी और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट ज़्यादा होते हैं, राइट कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे समझना पड़ेगा कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को फेस किया तो ज़रूरी नहीं है कि जिस एग्ज़ाम को आप फेस करके कहीं सीट लेना चाहते हैं वहाँ आपको सीट मिल ही जाए। ओके उसके लिए एक पर्टिकुलर कट ऑफ में आपको जो एक कट ऑफ होती है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ेगा। तो स्कूल के एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स कम बेश होंगे, प्रमोट हो गया एक अगली क्लास में आप पहुंच जाएंगे। जी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जब तक पर्टिकुलर कट ऑफ आप क्लियर नहीं करेंगे आपको सीट्स वहाँ पे एलोकेट नहीं होगी, सीट्स आपको नहीं मिल पाएगी। तो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता तो वैसे ही एग्ज़ाम है जैसे स्कूल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे टफ फाइट होती है क्योंकि यहाँ पे सीट्स आपको लेने के लिए एग्ज़ाम फाइट करना है। तो हमेशा जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हों तो बहुत मुस्तैदी से और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने आप को तैयार करें। मतलब मामला सिर्फ कट ऑफ का है, माइंडसेट सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम कट ऑफ को जो है पूरा कर सके। करेक्ट? डेफिनेटली डेफिनेटली। यानी जैसे 720 नंबर का एक पेपर है आपके लिए, तो 720 नंबर में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाए तो 170 जी या 150 या 200 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ सीट मिलने जा रही है, आप क्वालिफाई ज़रूर हैं। सीट मिलने के लिए कट ऑफ ऊपर से आप यानी मेरिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट में आप होने चाहिए। जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतनी ही आपकी कंफर्म सीट होगी। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो सिंपल एग्ज़ाम ही, जी जैसा आप स्कूल का एग्ज़ाम या कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन डिफरेंट इस माने में है कि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, टॉप पर बनना है, अच्छी कट ऑफ यानी कि एक अच्छा मार्क्स लाके और सीट आपको वहाँ पे हासिल करना है। राइट सर, इसी से मेरा एक सवाल ये था कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या इन्हें रीटेस्ट देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर और व्हाट? देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप फेस करते हैं तो एक कट ऑफ आपकी जाती है जी और वो कट ऑफ हर साल चेंज भी होती है। ओके जैसे मैं एक एग्जांपल बार बार 720 मार्क्स का अगर मैं कह रहा हूँ, हम्म तो आज से 5 साल पहले 720 मार्क्स में 550 पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिल जाया करती ओह थी। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये 550 बढ़ के 580 हुआ, 580 हो गया। 600 हो गया, 610 हुआ, अब 620 भी हो रहा है। तो कट ऑफ जो बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, मेरिट लिस्ट में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफाई करने से आपको सीट नहीं मिलेगी, मेरिट लिस्ट में आपको आना है। उसके लिए आपको पेपर बहुत अच्छे से देना है और मार्क्स मैक्सिमम स्कोर करना है। जी जी और सर, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुआ है जिसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है NTA के, राइट? सो ये NTA ने जो प्रेस रिलीज़ किया है उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट बिफोर डिस्कशन मुझे ये जानना है कि सर NTA अगर थोड़ी आप बता सकें व्हाट इज़ NTA और NTA का क्या काम है? देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, Right. NEP जो आई है, उसमें गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वन नेशन वन टेस्ट किया जाए। करेक्ट। पहले आप देखें, मैं एक एग्जांपल बच्चों के सामने इंजीनियरिंग का रख रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग में बच्चे पहले IIT के लिए अलग एग्ज़ाम दिया करते थे, NITs के लिए अलग एग्ज़ाम देते थे, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग देते थे, बिट्स के लिए अलग एग्ज़ाम होता था, बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और एक बच्चा इतने सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल करता था। जी अब आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। MBBS करना है, वन नेशन वन टेस्ट, नीट। उसी तरह से अगर आपको NITs या IIITs और उसके बाद IITs की तरफ जाना है, वन नेशन वन टेस्ट, JEE मेंस, उसके बाद IITs के लिए JEE एडवांस।
प्रीवियस प्रोग्राम में हमने बात किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना है, एक एग्ज़ाम क्लैट। ओके। उसी तरह से वन नेशन वन टेस्ट की थ्योरी अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी कंस्ट्रक्ट किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आज से 4-5 साल पहले। ये बॉडी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है इंडिया में, फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। उसी तरह से आज हम लोग इंशाल्लाह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में सीट्स लेने के लिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज़ NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी। सो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका जो प्रेस रिलीज़ है बेसिकली मैं स्क्रीन पे जो है शो कर रहा हूँ जी। ऑलराइट। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट जो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, JEE मेन, राइट, विच इज़ शोइंग सेशन 1। सो अगर आप ये बताएं, थोड़ी रोशनी दे इस नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या है बेसिकली। पेरेंट के लिए खास तौर से और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का प्रोग्राम है, और एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, हर स्ट्रीम के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं। NTA बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार स्क्रीन पे वो सारे एग्ज़ाम की डेट पहले मैं शो करूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके हम लोग पेरेंट के लिए डिटेल करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है और कहाँ कहाँ इस एग्ज़ाम से आपके बच्चों को सीट मिल सकती है। तो स्क्रीन पे आप देखें, NTA ने एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट होने हैं उनकी डेट शाये की है, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस सेशन 1 की बात रख रहा हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, और एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट सेशन की डेट आई है वो 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024। और आप तमाम बच्चों को पता ही होगा कि JEE मेंस 2 सेशन में होता है। दूसरा सेशन जो है JEE मेंस का वो अप्रैल के महीने में होगा। ये भी CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसकी डेट है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच की कोई भी तारीख़ आप ऑप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ NEET UG, जिससे आप MBBS की सीट आप ले सकते हैं। ये पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेपर ऑफलाइन होगा, यानी पेन पेपर OMR शीट का एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ामिनेशन 5 मई 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों के लिए, 5 मई 2024। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, चाहे आपको BSc BA या BCom करना है, हिंदुस्तान के मैक्सिमम कॉलेज CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इंशाल्लाह आगे हम लोग बताएंगे। तो CUET की डेट भी आ चुकी है, और CUET एग्ज़ाम 15 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024 के बीच में होगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc MCom अगर में आपको एडमिशन लेना है अच्छे कॉलेजेस में, तो इसके लिए CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ये 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इसकी भी डेट आ चुकी है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद UGC नेट एग्ज़ामिनेशन जो पहला सेशन है ये भी CBT एग्ज़ाम होगा, और नेट एग्ज़ामिनेशन की डेट भी NTA ने शाये कर दी है, 10 जून से लेकर के 21 जून 2024 के बीच में। तो मैं जल्दी से एक बार डेट रिपीट कर रहा हूँ। JEE मेंस फर्स्ट सेशन 1 फरवरी यानी 24 जनवरी से 1 फरवरी, और मेंस का सेकंड सेशन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। नीट के एग्ज़ाम की डेट है 5 मई, या CUET UG के एग्ज़ाम की डेट 15 मई से 31 मई, और CUET PG के एग्ज़ाम की डेट 11 मार्च से 28 मार्च 2024, और UGC नेट का जो पहला सेशन है उसके एग्ज़ाम की डेट 10 जून से 21 जून के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तारीख़ें हैं, ये डेट्स हैं। पेरेंट्स से भी मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि आप इन डेट्स को आप ध्यान में रखें, और इसी एतबार से इंशाल्लाह जैसे ही फॉर्म आएगी हम लोग यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। तो सर ये जो एग्ज़ाम है JEE मेंस के, राइट, सेशन 1 एंड सेशन 2, ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स में आते हैं, राइट। सो इनकी सीट्स के बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालें, और ये 2 एग्जाम्स के पैटर्न्स क्या है, और ये सेशन 1 और सेशन 2 क्या चीज़ है। जितने भी हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लाइक IITs, लाइक NITs, लाइक IIITs, इस तरह के जितने स्टेट के भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, इसमें जो BTech का कोर्स होता है, जो आपकी स्ट्रीम आपने सुना होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, 4 साल का जो बीटेक प्रोग्राम है, इसमें दाखिला लेने के लिए एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन 2 सेशन में होता है। एक जैसे मैंने बताया आपको अभी जनवरी में है और दूसरा अप्रैल के महीने में होगा। और इसके लिए आपको 12th में साइंस आपके पास 11-12 साइंस आपके पास होना चाहिए। पीसीएम कम्बिनेशन से आप होने चाहिए और 12th या तो आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे हों या 12th पास हों आप, और उसके बाद इसको आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और ये एग्जामिनेशन 2 सेशन में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, यानी आपको कंप्यूटर पे जाके एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है। उसके लिए टेस्ट सेंटर आपको एलोकेट होंगे। और इसमें क्या होता है, 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन आते हैं, 30 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। और उस 90 में से 25 ईच सेगमेंट से, यानी 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स में आपको अटैम्प्ट करना होता है। 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन के +4 मार्क्स, नेगेटिव -1 होता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है और आपको मेरिट लिस्ट में आना है। आपने जो प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि मेरिट, यानी रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बेसिस पे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आईआईटी के एडवांस के एग्ज़ाम के लिखने की एलिजिबिलिटी आप क्रॉस करेंगे, और एज़ वेल एज़ अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें दाखिला आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज में मिलेगा। तो ये आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है। और जो ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है विच इज़ सीबीटी, राइट, तो ये जो कॉमन बेस्ड टेस्ट जो होता है ये किस तरह से, ये उन्हें सेंटर में जाके ही जो है इनको देना है, करेक्ट? या पहले हम लोगों ने किस तरह का एग्जाम फेस किया है कि पेन पेपर मिलता था और हम लोग लिखते थे, सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता था। या बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम गए, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होता है और OMR शीट मिलती है, उसमें मुझे आंसर को बबल करना होता है। आहिस्ते आहिस्ते इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और अब कंप्यूटर, आप जाएंगे कंप्यूटर सेंटर, आपको बहुत सारे इस तरह के गवर्नमेंट ने सेंटर डेवलप किए हुए हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने भी इस तरह के सेंटर डेवलप किए हुए हैं जहाँ बहुत सारे हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर, वहाँ पे आपको सीट मिलेगी, आप बैठेंगे, सामने कंप्यूटर होगा, ओपन करेंगे, जैसे एग्जामिनेशन का टाइम होगा आपके सामने क्वेश्चन आने लगेंगे जी। आप उनको स्क्रॉल करेंगे, सामने आपके शीट होगा, पेन पेपर आप लें, कैलकुलेशन करें और कंप्यूटर में ही आपको अपना ऑप्शन लॉक करना है। यानी सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन वाया कंप्यूटर ही अटैम्प्ट करना है। तो ऐसे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं CBT, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट जी। सो क्या ये CBT के एग्जाम में स्टूडेंट अलाउड है पेन पेपर ले जाने के लिए? या ऑफ कोर्स, आपको कोई क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है, कोई न्यूमेरिकल है, कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो यू आर अलाउड, आप अलाउड रहेंगे, आप ले जा सकते हैं और वहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन आप अंदर लेके स्मार्ट वॉचेस भी नहीं लेके जा सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस डेफिनेटली ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। पेन पेपर से आपको काम करना है, कंप्यूटर से क्वेश्चन स्क्रॉल करना है, आंसर भी कंप्यूटर पे ही आपको ऑप्शन के तौर पे डालना है। सो जैसे कि थर्ड एंट्रेंस एग्जाम है विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NEET UG है, राइट जी, जो 2024 का है। सो उसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालें इस बात पर। अब इंजीनियरिंग के बाद अब बात आती है, शुबा आता है मेडिकल साइंस का। डॉक्टर बनना है आपको, MBBS का कोर्स करना है या BUMS, BHMS, BAMS, इस तरह के कोर्सेज आपको करने होते हैं। BDS आपके पास है। तो जनरली MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है और MBBS किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको दाखिला लेने के लिए नीट एग्जामिनेशन आपको लिखना होता है। नीट एग्जामिनेशन 5 मई जैसे डेट हम लोगों ने मेंशन किया और बहुत सारे बच्चे, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। और इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कम्बिनेशन या बायोटेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम में आपके 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 180 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और ध्यान रखें 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। 200 मिनट, 200 क्वेश्चन, 4 मार्क्स करेक्ट करने पे, 1 मार्क्स रॉन्ग करने पे आपके डिडक्ट होते हैं। और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें MBBS या BDS में आपको दाखिला मिलता है। BUMS एंड BHMS में भी दाखिले का यही एक सोर्स है। तो सिंगल, अगर मेडिकल साइंस में आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है तो नीट आपके लिए सिंगल एग्जामिनेशन है। और ये एग्जामिनेशन मेन से थोड़ा अलग है। मेंस में CBT था, पर यहाँ पे अभी भी स्टिल आपके पास पेपर होगा, OMR शीट होगी,
आप अपना रफ शीट ले आ सकते हैं, पेन पेपर से आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर OMR शीट में आपको बबल करना है। तो ये टेस्ट CBT नहीं है, रिमेनिंग जितने भी NTA एग्जाम ले रहा है सारे CBT हैं। नीट का टेस्ट अभी भी OMR शीट से ही हो रहा है। जी, तो OMR शीट बिकॉज दिस वोंट बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं, ये पेन पेपर टेस्ट है। या एग्जैक्टली। सो इसमें जो OMR शीट है, राइट, सो ये MCQ पैटर्न में होता है बेसिकली। डेफिनेटली जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं सारे एग्जाम अब MCQs लेवल के होते हैं। बहुत कम एग्जाम ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे, जो मेंस का पेपर होता है उसमें आपको सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज जितने भी एग्जाम आप आज की डेट में इंडिया में देखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस के होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक करेक्ट होता है। कभी कभी IIT का अगर पेपर आप देंगे तो एक से ज़्यादा भी करेक्ट के ऑप्शंस उसमें डाले जाते हैं, बट जनरली एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन उसमें से कोई एक करेक्ट होगा। और अगर नीट का है तो MR शीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर को बबल करना है। जी, बेहतर है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th जो एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, विच इज़ ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG, विच इज़ CUET UG, राइट? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट है और बच्चों से, पेरेंट्स से ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि CUET के एग्ज़ाम के बारे में बहुत डिटेल जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी एग्ज़ाम को अपीयर करने में, फॉर्म फिल करने में, चॉइसेस फिल करने में सबसे ज़्यादा गलती होती है। कैसे गलती? 2-3 यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पेरेंट को देना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि जैसे आपको अगर BA ऑनर्स करना है हिस्ट्री, जी, तो आपके पास रास्ता क्या होता था? आपने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद आपकी एक मार्कशीट आई, आपका एक कोई स्कोर आया और आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपने फॉर्म फिल किया। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दिया, आपने पुणे यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया, बहुत सारे कॉलेजेस में आप अलग अलग फॉर्म फिल करते थे और अलग अलग कॉलेजेस की कट ऑफ आती थी और आप उस कट ऑफ को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स अगर टैली होता था, परसेंटेज अगर आपकी उस लायक होती थी तो उस कॉलेज में आपको दाखिला मिलता था। यानी एक BA ऑनर्स हिस्ट्री करने के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एक कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज को आप अप्रोच करते थे और सबके फॉर्म्स फिल करते थे। जी, यहाँ भी तकरीबन वैसे ही है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो चॉइसेस आपके पास होगी कि अगर आपको BA हिस्ट्री में अगर BA ऑनर्स हिस्ट्री अगर आपको करनी है तो कॉलेज कौन सा आप ऑप्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कौन से आपको ऑप्ट करना है, उस यूनिवर्सिटी में कॉलेज कौन सा आपको लेना है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत एक चीज़ें स्टडी करके आपको फॉर्म फिल करना है। होता क्या है कि वंस हमने किसी फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल करने के बाद जब हमने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया और हमारी कट ऑफ क्लियर हो गई, कट ऑफ क्लियर करने के बाद जब मैं एडमिशन के लिए अपनी दावेदारी रखूंगा तो मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिस कॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्म में एप्लीकेशन डाला होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ आपकी बहुत, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं, मेरिट लिस्ट में आ जाएं, स्कोर बहुत अच्छा आपका हो और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आपने अपनी प्रायोरिटी में उस कॉलेज को कहीं एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने फिल ही नहीं किया हो। अगर ये गलती होगी आपसे तो आप ध्यान रखेंगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी, मेरिट में आने के बाद भी आपको उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। सो बहुत प्रिकॉशस होके CUET की एक जानकारी आपको लेनी है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कैसी यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस को आपको अपीयर करना है। इन एक बातों का आप ऑनलाइन सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। NTA की साइट पे जाइए, CUET टाइप कीजिए, CUET UG, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। एक इन्फॉर्मेशन आप लें। अदरवाइज जैसे हम लोग ईमेल आईडी आपको देंगे, कहीं भी कोई परेशानी आती है हमें आप सवाल भेजें, यहाँ से हम आपको डिटेल करेंगे कि उस फॉर्म में किन किन चीज़ों को आपको फिल करना है। जी, और अगर किसी स्टूडेंट को ये देखना है कि विच कॉलेज इज़ प्रीफरेबल फॉर देयर सेल्फ, तो वो कहाँ से वो कॉलेज का नाम सजेस्ट करें? बिकॉज डेफिनेटली जब ये फॉर्म जब ये भर रहे हैं, राइट, तो उनको पता नहीं होगा कि कौन से कॉलेज या कहाँ से क्या लिखना है, राइट। कोई गाइडेंस तो होगा नहीं उनको, वो जो लिखेंगे वो अपने खुद से लिखेंगे या तो पेरेंट्स से लिखवाएंगे, राइट। सो कॉलेज की सजेशंस उनको कहाँ से मिलेगी? देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा होता है सर, जैसे आप अगर मुंबई में हैं जी, तो जब आपकी एक स्टूडेंट लाइफ रही होगी और आप 11th-12th में होंगे, तो आप जैसे ही 11th-12th में पहुँचे होंगे आपको पता होगा कि BA, BSc, BCom के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। जेवियर्स का नाम जैसे जय हिंद हो गया, डिफरेंट कॉलेजेस हो गया, करेक्ट। तो ऐसे ही होता है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, 11th-12th में होते हैं,
तो उन्हें इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बेहतरीन है। जैसे अगर नाम मैं कुछ गिनाऊँ आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं टॉप हैं इस वक्त। रैंकिंग भी आप स्टडी करें, रैंकिंग के बारे में पता करें, तो जनरली लोगों को पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं। अदरवाइज आपके सामने सारी रैंकिंग मौजूद है, रैंकिंग के बारे में पता कर लें पहले आप, और उस यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज के बारे में भी पता कर लें, बेस्ट कोर्स के बारे में पता करें। और जब आप फॉर्म फिल करें CUET UG का, तो फॉर्म फिल करते वक्त अपने ऑप्शंस को बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, ताकि जो चीज़ आपको चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के बाद वो चीज़ आपको मिल जाए। जी। और जब फॉर्म सबमिट हो गया, आफ्टर सबमिशन जब कोई स्टूडेंट रियलाइज़ करे कि यहाँ ये कॉलेज नहीं डालना था या कुछ दूसरा कॉलेज ऐड अप करना था, तो इस सिनेरियो में क्या, बिकॉज ऑलरेडी फॉर्म जो सबमिट हो चुके हैं, तो उसके बाद रेक्टिफिकेशन का कोई जरिया बनता है? एकदम बनता है, और करेक्शन विंडो भी ओपन होती हैं। ओके। पेरेंट्स के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया किसी भी एंट्रेंस का आपने फॉर्म फिल किया, पर्टिकुलर एक डेट होगी, लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। जैसे ही लास्ट डेट खत्म होती है उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर करेक्शन विंडो ओपन होते हैं, और आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना फॉर्म ओपन करके जहाँ जहाँ करेक्शन आपको करना है आप करेक्शन कर लें। लेकिन ध्यान रखेंगे, करेक्शन विंडो अगर आप गलती नहीं भी हुई है तो मैं यहाँ से आपको कहूँगा कि एक बार ज़रूर जाके करेक्शन विंडो पे अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर लें। अगर कोई करेक्शन करना है कर लें, अदरवाइज फाइनल सबमिट कर लें। तो इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड करेक्शन विंडो के लिए इज देयर सम काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन फीस जो उनको सबमिट करना है? फ्री ऑफ कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक पर्टिकुलर डेट आपके पास जब आप फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म जब फिल करने की डेट आपके पास आती है, तो जैसे हम लोगों ने अभी एग्ज़ाम की डेट बताई है, तो वैसे ही फॉर्म जब पब्लिश होंगे तो एक फॉर्म कब पब्लिश हो रहा है, स्टार्ट कब से हो रहा है वो डेट होती है, और एक कब किस दिन लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की वो डेट होती है, और उसी में साथ साथ ये मेंशन होता है कि करेक्शन विंडो आपके कब ओपन होंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट भी वहाँ मेंशन होती है। तो सारी चीज़ें जब फॉर्म शाया होगा तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए, अदरवाइज़ किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर लिखिए आप। इसमें एक और जो है विच इज़ अ टेस्ट अगेन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विच इज़ PG नॉट UG, या राइट। सो काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि दो एंट्रेंस टेस्ट तो नाम सेम है, विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, करेक्ट, बट उसमें दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है UG, एक हो जाए PG, करेक्ट। तो ये जो PG है अगेन UG भी जो है CBT एग्ज़ाम है, ये भी जो है CBT एग्ज़ाम है, करेक्ट। हाँ, द डिफरेंस इज इनके डेट्स में जो है डिफरेंस है, बट ये UG और PG में क्या डिफरेंस है, दोनों सेगमेंट क्या है? UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी BA BSc BCom के लिए UG होता है, और BA BSc BCom करने के बाद जब आप मास्टर्स यानी MA MCom MSc करते हैं, दैट इज नोन एज PG पोस्ट ग्रेजुएशन। UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो PG के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी BA BSc BCom आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद आप PG के एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, और UG के लिए आपको 12th पास होना है, उसके बाद आप UG का एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। तो UG इज़ फॉर आफ्टर 12th एंड PG आफ्टर ग्रेजुएशन। जी, बेहतर। सो पैटर्न दोनों का सेम है, UG PG का सिर्फ सेम है, बट डिफरेंस है कि उनको अंडर ग्रेजुएट होना है और इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट होना है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन इनको मिलेगा। जिन्हें अगर PG का एग्जाम आप फेस कर रहे हैं तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको MA MSc MCom में दाखिला मिलेगा जी। और UG एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको BA BSc या BCom में आपको यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको दाखिला मिलेगा। सही है, बेहतर है। और एक जो लास्ट सेगमेंट है वो है UGC नेट सेशन 1। जी राइट। सो यहाँ पे अब ये मजे की बात है कि यहाँ पे सेशन 2 नहीं है। जी जी, ये एक ही सेशन है। जी। तो ये सेशन में क्या है बेसिकली? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC नेट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स यानी MA MSc MCom इस तरह के एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लेते हैं या कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं या इंजीनियरिंग कर लेते हैं या MBBS कर लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए नेट एग्जामिनेशन होता है और नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके 2-3 चीज़ें होती हैं। जी। नंबर 1, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपके लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं, यानी आप इंजीनियरिंग के किसी भी अच्छे
जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, उसमें आप जॉब आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए भी आपको यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। तो मैं एक बार जल्दी से बच्चों को और पेरेंट को रिपीट कर रहा हूँ। जे मेंस का एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट करती है, इसको क्वालिफाई करके आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के बीटेक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नीट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करके 12th के बाद आप 5.5 साल का एमबीबीएस, 5 साल का 4.5 साल का बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस या बीएएमएस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। या सीयूईटी यूजी प्रोग्राम के लिए आप कहीं भी बीए, बीएससी, बीकॉम के दाखिले के लिए आप सीयूईटी यूजी से आप जा सकते हैं। सीयूईटी पीजी क्वालिफाई करके आप किसी भी कॉलेज में एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप जॉब या पीएचडी कर सकते हैं, या किसी भी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को टीच करने के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग सकते हैं। जी, दीज आर द एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट करेगी, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया। जी जी। और जो स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं और जो कश्मकश में है कि कट ऑफ का एक मामला जो अलग ही होता है, एक तरह का अलग ही रेस है वो, राइट। सो उनको अगर आपको मोटिवेट करना है, जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन जो कट ऑफ होती है उसे क्वालिफाई करना मेन होता है। और दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होती तो हमसे पहले किसी से वो चीज़ होती ही नहीं। जी। बच्चों को हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सड़क के किनारे आप चलें, आप देखेंगे कि 2 बांस या 2 बम्बो स्टिक होती है, उस पर एक रस्सी बंधी होती है और एक छोटी सी बच्ची आपने देखा होगा कि उस रस्सी पे चलती हुई दिखाई देती है। मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि उस पर चल के दिखाओ तो आपके लिए मुश्किल है या आसान है? तो आप कहेंगे मुश्किल क्यों? क्योंकि आपको वैसी प्रैक्टिस नहीं है। एग्जैक्टली। तो चीज़ें मुश्किल या आसान प्रैक्टिस करने या ना करने से बनती हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करें, एक प्रोग्रामिंग अपनी, एक अपना पूरा आपको लाइफ में करना क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं आप। और सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पे आपको ध्यान ले जाना है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, डेविएशन से बचना है, टाइम की कदर व कीमत को समझना है। लाइफ बहुत, अल्लाह ने आपको प्रीशियस एक ज़िंदगी दी है और कुछ कर जाना है अपने लिए, वालिदैन के लिए, मुल्क के लिए। और कोशिश करना है कि जो भी टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास है, इसी वक्त में अपनी पहचान दुनिया में आपको छोड़ के जाना है। तो अच्छी तरह से पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लें। जी। जहाँ जहाँ आपकी गलती, जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी वीक एरियाज़ हैं, वक्त रहते उस पर काम करें। और ध्यान रखें, बड़ों की एडवाइस ज़रूर सुना करें। हमेशा जो बड़े हैं, आपसे अच्छा तजुर्बा है, जो आपके आइडियल टीचर हैं, उनसे मिलें। आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशन में कोई ऐसे स्टूडेंट, ऐसे रिश्तेदार आपके जो पहले स्टूडेंट लाइफ में इस तरह के एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे सलाह मशवरा करें। अच्छे तरह से नेट पे जाएं, देखें जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अच्छे लोगों को लाइफ में रोल मॉडल बनाइए, मेहनत कीजिए। कुछ मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल बनाते हम हैं। बेशक। लेकिन सर सवाल ये भी आता है कि उनको प्रॉपर ट्यूटर नहीं मिल पाता है। वो अगर सर्च भी करे तो उनको उस लेवल का ट्यूटर नहीं मिल पाता जो उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सके इन दी पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो भी वो एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है उन्हें भी। देखिए, ट्यूटर आपने जो यहाँ पे अर्ज किया, ट्यूटर अपनी जगह पे एक रोल प्ले कर सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना ट्यूटर के हम सीख जाते हैं। डेफिनेटली। मैं बच्चों से एक सवाल राइज कर रहा हूँ, हो सकता है पेरेंट के साथ आप बैठ के देख रहे हो प्रोग्राम को। आप मुझे बताएं कि मोबाइल के नए नए कोई गेम्स या नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए या उसको खेलने के लिए किसी ट्यूटर की कभी आपको ज़रूरत पड़ी है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं। फ़र्क यहाँ पे क्या है? शौक़, आपका इंटरेस्ट लेके आपने उस चीज़ को शुरू किया है। जब इंटरेस्ट लेके चीज़ें शुरू करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हैं। बिलीव मी, पढ़ने से आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। डेफिनेटली। तो अच्छे से शौक़ व ज़ौक़ के साथ जहन को कंसंट्रेट करके एक जगह काम कीजिए। किसी चीज़ की, आपको किसी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन दिमाग, बहुत बेहतरीन जहन आपको दिया है। बस
पैशनेट रहिए। जी डेफिनेटली। और इंशाल्लाह फिर जब हम नेक्स्ट एपिसोड पे जब हम हाजिर होंगे, डेफिनेटली हम इसके पेपर पैटर्न और एडिशनल क्वेश्चंस जो है हम उस पे जो है डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कशन होगा और एक एक एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ से डिटेल करेंगे और ख़ास तौर से CUET के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम है। 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत सारी गलतियाँ बच्चों से फॉर्म फिल करने में, कोर्स को ऑप्ट करने में होती हैं। तो एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और मैं कहूँगा कि अगर पेन पेपर है तो उसे नोट भी करेंगे आप। जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो वक्त निकाला चैनल विन के लिए। इंशाल्लाह डेफिनेटली फिर अगले सेशन में जो है मुलाकात होगी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे विशेस। एग्ज़ाम की डेट हम लोगों ने बता दिया है आपको, अब अक्लमंदी इसी में है कि उस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को आप तैयार करें, ध्यान से पढ़ाई करें, अच्छे से रहें, सेहत का अपने ख़ास ख्याल रखें और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका अटैम्प्ट एक कामयाब अटैम्प्ट होगा। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके कुछ भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। देखते रहिए चैनल विन। इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे प्रोफेसर SM रज़ा साहब के साथ एक नए एपिसोड में। देखते रहिए चैनल विन।